हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने ये देखा है कि जब आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हो तो वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या आती है आपके सामने प्रोनाउंस को लेकर के। प्रोनाउंस को लेकर के बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको कैसे बदलना है, ये सब्जेक्टिव केस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये पजेसिव केस क्या है। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आज आपके सामने इस वीडियो में आया हुआ हूं। तो अच्छा बच्चों, आइए जरा सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये प्रोनाउंस होते क्या हैं, क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात को समझ लोगे एक बार तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय और साथ ही साथ एक्टिव पैसिव और फिर स्पोकन इंग्लिश में भी इसका आप सही ढंग से यूज़ कर पाओगे। एक्चुअली जब एक बार कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का क्लियर होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोनाउंस क्या हैं। प्रोनाउंस आप हिंदी में जानते हैं कि उनको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होता है और फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्यों होता है। तो बस थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रोनाउंस क्या होते हैं और दूसरा प्रश्न है कि क्यों होते हैं। तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं। प्रोनाउंस वास्तव में वो शब्द हैं जो नाउन्स के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जरा परिभाषा को एक बार उठा करके देखिए क्या है। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एंड नाउन क्या होता है आपको पता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम किसी पर्सन के लिए या प्लेस के लिए या किसी वस्तु के लिए अगर हम किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसके स्थान पर तो उसे ही हम प्रोनाउंस कहते हैं। आखिर ये प्रोनाउंस होते क्यों हैं, होते क्यों हैं, इस बात पर जरा हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रोनाउंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कक्षा में बैठे होते हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और किसी टीचर को बच्चों को कहना होता है कि आप सभी लोग अच्छे बच्चे हो, या बच्चों से कुछ कहना है तो वो किस तरह से कहेगा। अगर ये प्रोनाउंस ना होते तो क्या होता, जरा इस बात पर गौर करिए। तो फिर टीचर को ये कहना पड़ता, जब कभी भी कोई भी एक कलेक्टिव वो बात बोलता, सभी लोगों को तुम कह करके वो बोल देता, तो तुम तो क्या हुआ, प्रोनाउन है। लेकिन जब वो सभी बच्चों को बोलेगा, अब जरा सपोज करिए कि अगर ये प्रोनाउन ना होता तो क्या होता, तो फिर उसे यही कहना पड़ता। अगर उसे ये कहना है आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर उसे ये कहना होता और ये प्रोनाउन ना होता आप, तो वो कैसे कहता। तब फिर वो सभी के नाम लेता, अभिषेक, कुबेर, आशु, चंचल, चंद्रेश, रिंकू, अन्नू, और फिर पूरी कक्षा के बच्चों के नाम लेता और फिर कहता अच्छे बच्चे हो। तो फिर ये बात बहुत लंबी हो जाती। इसलिए उसी नाउन के स्थान पर एक छोटा सा शब्द लिया गया यू, और यू कहने से ही सारे के सारे बच्चे जो हमको सुन रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे उसी में आ गए। इसलिए इन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है और शायद इसीलिए इनका आविष्कार हुआ होगा। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं। सपोज हमें कोई एक बात कहनी है, जैसे हमें कहानी आपको बताते हैं, वहां पर हम बार बार नाउन का प्रयोग करते हैं। ये प्रोनाउन है ही नहीं अस्तित्व में, तो हम बार बार अगर नाउन का प्रयोग करेंगे। राम दशरथ के पुत्र थे, राम लखन के बड़े भाई थे, राम सीता के हस्बैंड थे, राम लव कुश के पिता थे। अगर इस तरीके की बात हम कहें तो बार बार राम 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 ये कहते हुए हमको अच्छा नहीं लगता है। एक बार हम नाउन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके स्थान पर हम बार बार फिर उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से नाउन्स जब आ जाते हैं तो हमारी भाषा सरल हो जाती है, वेरी सिंपल हो जाती है और हमें टॉकिंग करने में, बातचीत करने में बहुत आसानी होती है। तो ये इसलिए होते हैं। तो दोनों प्रश्नों के जवाब मिले। प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है। Simply because it makes language lucid and comfortable in speaking. Alright? So चलिए आज हम उन्हीं प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि वो क्या है। अब यही जब डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आज मैं आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूँ
और फिर मैं ये भी बताने जा रहा हूँ, बच्चों को ये भी समस्या होती है, वो केस नहीं समझ पाते कि आखिर उनका केस क्या है। सब्जेक्टिव केस बच्चे लोग नहीं समझ पाते, ऑब्जेक्टिव केस नहीं समझ पाते, पजेसिव केस को और भी अधिक समझने में दिक्कत होती है। तो आइए जरा आज हम प्रोनाउंस के लिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और टेबल बना करके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस क्या है, कैसा होता है, कैसे जानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, कैसा होता है और कैसे पहचानेंगे, और पजेसिव केस क्या है, कैसा होता है और कैसे पहचानेंगे। चलिए अब आप बोर्ड की ओर देखिए, यह है आपके सामने पर्सनल प्रोनाउंस की एक टेबल। जरा ध्यान से देखिएगा, पर्सनल प्रोनाउंस, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस, एंड इफ वी कम टू नो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ प्रोनाउंस, सो यू विल फाइंड देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। मैं आगे चल करके उनको पढ़ाऊंगा, एक अलग ही एक वीडियो बनेगा जिसमें प्रोनाउंस, नाउंस वगैरह इनकी ग्रामर की कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको पर्सनल प्रोनाउंस केवल बता रहा हूँ। सो हियर इज द टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पीपल, पर्सन्स, यू नो, पर्सन्स जैसे हम और आप। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, तो उनके लिए अलग प्रोनाउंस हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोनाउंस तो कई प्रकार के होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी बात चल रही है केवल और केवल किस चीज़ की, पर्सनल प्रोनाउंस, माने वो प्रोनाउंस जो लोगों के स्थान पर, लोगों के लिए जो बोले जाने वाले शब्द होते हैं, जैसे राम, श्याम वगैरह, है ना, मेरा नाम कुछ होगा, मैं अपने लिए मैं का प्रयोग करता हूँ। सो व्हाट आर दीज पर्सनल प्रोनाउंस, लेट अस नो। आइए जरा जान लेते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउंस देखें बेटा, होते हैं 3 पर्सन में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब बच्चे लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब पर्सन 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 ये सब लोग बोलते रहते हैं, बट कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि ये पर्सन होता क्या है। ओके, और किसको बोलते हैं ये कोई नहीं जानता, ना बताता नहीं है, अगर जानते हैं तो बताते नहीं हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट द पर्सन्स आर एक्चुअली। सो पर्सन में आते हैं फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन्स आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द पर्सन हु इज स्पीकिंग एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग। सो आई एम यूजिंग ए वर्ड, ए स्पेशल वर्ड फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज आई। अर्थात वो व्यक्ति जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए, मेरा नाम वैसे अमन सर है, लेकिन मैं अमन सर बार बार अमन सर नहीं बोलता हूँ, अपना ही नाम नहीं लेता हूँ, मैं अपने लिए अमन सर के स्थान पर एक शब्द बोलता हूँ और वो क्या है, आई। ऐसे ही जब मैं अपने आप को बहुवचन में, जब हम और भी कई लोगों की तरफ से बोलेंगे तो हम कह देते हैं अपने आप को, कुछ लोग अपने लिए भी हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या है, ये है प्लूरल, मीन्स बहुवचन के लिए। अर्थात जब मैं और अपने कुछ साथियों की तरफ से कोई बात बोलूँगा तो फिर मैं अपने लिए मैं नहीं बल्कि हम बोलेंगे। ओके, सो आई वास्तव में क्या हुआ, ये सिंगुलर नंबर होता है और इसके लिए डिफरेंट वर्ब्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, फिर उसी प्रेजेंट टेंस में ही बहुवचन की क्रिया इसके साथ आती है, तो कुछ लोग इसको कहने लगते हैं ये बहुवचन है। सो लेट मी टेल यू माय डियर्स, ये बहुवचन नहीं है। आई का बहुवचन होता है वी। आई इज अ सिंगल पर्सन, राइट। मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो ये आई है, तो मैं एक सिंगल पर्सन ही हूं, नॉट मोर देन वन, मैं एक से अधिक नहीं हूं। बट वेन एवर आई गेट मोर देन माई सेल्फ, जब मैं अपने से अधिक अगर बोलता हूं तो मैं हमेशा ही अपने लिए वी का प्रयोग करूंगा। सो वी बिकम्स द प्लूरल ऑफ आई। ये आप अपने कॉन्सेप्ट में अच्छे से रख लीजिए। कभी आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में बहुवचन की क्रिया प्रयोग करते हैं जब हम क्रिया की बात करते हैं, अदरवाइज आइडियल में जब इज एम आर का प्रयोग होता है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, बट पास्ट टेंस में जाकर के हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। सो व्हाई, अब अगर ये आई जो है बहुवचन होती तो फिर वाज का प्रयोग क्यों करते, नहीं करते ना। वेल, सो ये आपको समझना है। सो देखिए जरा, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं 2, आई और वी, जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। ये सारे प्रोनाउंस बोलने वाला ही प्रयोग करता है और कोई नहीं, अच्छे से जानिए। मीन्स द स्पीकर यूजेज सम वर्ड्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर द पर्सन हु इज लिसनिंग टू हिम एंड फॉर द पर्सन हु आर नॉट लिसनिंग टू हिम, दे आर आउटसाइड दिस रूम और इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, सो बोलने वाला ही ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग करता है।
ओके, वेन एवर ही स्पीक्स, जब वो बोलता है तो अपने लिए, जब वो बोलता है कोई वर्ड अपने नाम के स्थान पर, मैं अमन सर हूं, मैं अपने लिए जब अमन के स्थान पर किसी अन्य वर्ड का प्रयोग करता हूं तो वो क्या है, आई। और जब मैं बहुवचन यानी मेरे साथ और भी कई लोग होते हैं तो फिर हम अपने लिए बोलते हैं हम। ओके, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस क्या है, पर्सन सेकेंड को अब जरा सोचिए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या है। सेकेंड पर्सन वास्तव में वो बोलने वाला वही होता है, स्पीकर। फॉर इंस्टेंस यू जस्ट टेक मी एज इंस्टेंस, मीन्स मैं स्पीकर हूं एंड आई एम स्पीकिंग यू ऑल, मीन्स आप सभी लोग अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं और मैं आपका नाम जानता भी नहीं हूं। अब जरा सोचिए, अगर ये प्रोनाउंस नहीं होते और मैं आपका नाम नहीं जानता हूं तो फिर मैं आपको कैसे पुकारता, अगर ये प्रोनाउन ना होता, अगर इन शब्दों का आविष्कार ना होता। जी हाँ, यही है इसकी खूबी और खूबसूरती भी। तो चलिए जरा देखते हैं कि बोलने वाला जब अब उस व्यक्ति से जिससे वो कुछ कह रहा है डायरेक्टली, एट दिस मोमेंट आई एम आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू समथिंग, एंड जब कभी भी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मैं हमेशा ही क्या बोल रहा हूं, मैं आपको आप बोल रहा हूं। मीन्स द लिसनर बिकम्स द सेकेंड पर्सन, मीन्स जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। एंड और उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, यू। यू इज सिंपली यूज्ड इन जनरल स्पोकन इंग्लिश इन लैंग्वेज, बट द अदर वर्ड दाउ, आप यहां पर देख रहे हैं दाउ एक और शब्द है, और वो दाउ शब्द क्या है, वास्तव में दाउ भी यू का ही साइनोनिम है। ओके, बस इसको सिंपली हम लोग बोलते नहीं हैं, कम ही बोलते हैं। एंड स्पेशली आप लोगों ने देखा होगा कि ये लिटरेरी पोर्शंस में बोला जाता है, जब पोएट्स लोग लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, सो स्पेशली ये पोएम्स में लिखा जाता है। द विलियम शेक्सपियर की पोएम्स आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोगों की आपने जितने भी लिटरेरी पर्सन्स हैं उनकी पोएम्स पढ़ी होंगी, तो उनमें वो दाउ का प्रयोग करते हैं। सो दाउ इज द सब्जेक्टिव केस एंड दी हियर इज द ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अभी हम चल करके ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में बात करते हैं, ये क्या होते हैं। अभी हम पहले जान लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते क्या हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट पर्सन इज द मैन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन आर दोज बॉयज एंड ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, एंड थर्ड पर्सन हु आर दे, ये कौन है, चलिए उसको भी जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। थर्ड पर्सन एक्चुअली वो व्यक्ति होते हैं जो हमको सुन नहीं रहे होते हैं और वो आउटसाइड दिस रूम होते हैं, और जब इसके बारे में हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बातें करने लगते हैं तो वो थर्ड पर्सन होता है। ऑलराइट, अथवा हमें अगर वो सुन भी रहा है लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं, मैंने कहा किसी क्लास में बैठे हुए किसी बच्चे से कहा वह बालक, वह, हमने कहा वह बहुत अच्छा है, वह बहुत खराब है, ऐसा कहा। So this is supposed that he is not listening to me actually, though he is listening to me, but I am addressing someone other, मैं दूसरे को एड्रेस करके और फिर बोल रहा हूँ। Generally we use these words for those persons who don't listen us, who don't listen to the speaker outside world। जितने भी लोग हैं उनके बारे में हम ही का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं, वस्तु के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट, किसी वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग कर देते हैं, दे जब बहुवचन में लोग होते हैं, बहुवचन में। सो ही और सी का बहुवचन है, प्लूरल है दे। एक और भी शब्द आता है वन, वन का मतलब क्या है, एक नहीं, जब ये प्रोनाउन के रूप में आएगा तो वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब कोई भी व्यक्ति। जैसे कोई बुला रहा है, ठीक है ना, तो कोई किसी ने ऐसा कहा, ऐसे अगर बात करें तो हम सम वन का भी प्रयोग कर देते हैं और वन का भी प्रयोग कर देते हैं, तो किसी के लिए। और कभी कभी ये आ भी जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको भी एक्चुअली बदलना पड़ता है, इसको भी प्रोनाउंस की तरह ट्रीट करके और उसको बदलना पड़ता है। तो आपने जाना क्या कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, माने बोलने वाला। सेकेंड पर्सन कौन होता है, सुनने वाला, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जो सुन नहीं रहा है लेकिन मैं उसके लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो हमको सुन नहीं रहा है। ओके, ये होते हैं पर्सन्स, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ऑलराइट, अब आते हैं हम दूसरी बात पर, पर्सन के बाद दूसरी बात पर आते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है एंड पॉजिटिव केस क्या होता है। ऑलराइट,
इस केसेस में भी बच्चे लोग काफ़ी परेशान होते हैं और क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज बने रहते हैं। तो आज अपने सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर लीजिए और फिर भी अगर कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट बॉक्स पर नीचे आप ज़रूर जाइए और वहाँ पर जाकर के अपने कमेंट्स पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए। नाइस, ओके, लाइक कर दीजिए, इट्स ओके, मैं भी आपसे डिमांड करता हूँ, सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। बट ऑल्सो वहाँ कमेंट पर जाकर के आप क्या करें, कमेंट पर जाकर के आप अपने क्वेश्चंस पूछें, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी पूछें। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकॉन भी दबा दिया होगा और आपको मेरे वीडियोस भी रेगुलरली मिल रहे होंगे। अच्छा, आइए जरा देखते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस ये होते क्या है। ओके, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। ओके, चलिए तो फिर जल्दी से जान लेते हैं कि ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस क्या होता है। अरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक्चुअली, अब सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में तो मैं आपको अलग ही वीडियो बनाऊंगा ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए जस्ट वेट करिए, मैं आपको जल्दी से ये बताने जाऊंगा सेंटेंस क्या होता है। बहरहाल फिलहाल मैं अभी थोड़ी सी बातें बता देता हूँ सेंटेंस में। सेंटेंस क्या होता है एक्चुअली, सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब होती है, और ये वर्ब मालूम है कौन है, फाइनाइट वर्ब, टेंस बताने वाली क्रिया, फाइनाइट वर्ब। अगर ये वर्ब नहीं है तो फिर कोई सेंटेंस भी नहीं है, अच्छे से जान लीजिए। तो एक सब्जेक्ट होता है, एक क्रिया होती है, अच्छा, और प्लस इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होता है और एक कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं। ऑलराइट, दिस इज अ बेसिक वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक ऑर्डर है, बड़े अच्छे से जान लीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस क्या है। लुक, हियर इज द वर्ब। ओके, ये वर्ब है और वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ध्यान दीजिए, वर्ब से ठीक पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। याद हो गया आपको, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, और क्रिया के बाद जो कुछ भी लिखा होता है भैया वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। देखिए जरा, सब्जेक्ट से पहले, सॉरी, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि क्रिया से पहले सब्जेक्ट होता है और क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। उसी से आप ले लीजिए, क्रिया से पहले वाला हिस्सा सब्जेक्टिव केस होता है और क्रिया के बाद वाला हिस्सा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है ना। अर्थात ये जो क्रिया रखी है, इस क्रिया से पहले ये सारे के सारे शब्द लिखे जाते हैं क्योंकि ये काहे में है, सब्जेक्टिव केस में है। अच्छे से याद कर लीजिए, इन शब्दों को हम क्रिया के बाद नहीं लिखते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे आगे चल करके, हम बताएंगे। जैसे बोल देते हैं इट इज़ आई, तो आप कहेंगे सर इज के बाद आई आपने लगाया है ना, तो मैं हूं, इसका ट्रांसलेशन अगर आपको बनाना है तो आई एम, ये अकेले तो ट्रांसलेशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, आगे वाले वीडियो में बताएंगे आपको। ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल लगातार एक एक सेकंड आप मेरे वीडियोस देखते रहें। आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने जा रहा हूं। ओके, आइए जरा देखते हैं। अब ये बात समझ गए आप, ये सारे के सारे, ये जितने भी आई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, यानी आई, वी, यू, दाउ, ही, सी, इट, दे और वन, इनको जब भी लिखिए तो क्रिया से पहले ही लिखिए। इनको अगर क्रिया के बाद लिखोगे तो ये गलत हो जाएंगे। तो फिर क्या लिखें, अगर कहें सर जी अगर हमें आई लिखना है क्रिया के बाद तो क्या लिखें, तो भैया आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ओके, अब मेरा नाम अमन है, वो तो नाउन है, तो हम अमन अगर लिखेंगे तो क्रिया से पहले अमन लिखेंगे और क्रिया के बाद भी अमन ही लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं जब अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा तो आई का प्रयोग मैं क्रिया से पहले करूंगा अपने लिए, और क्रिया के बाद जब मैं अपने लिए किसी प्रोनाउन का प्रयोग करूंगा तो मी के रूप में करूंगा। ओके, इसी प्रकार से वी जब क्रिया के बाद आएगा तो अस आएगा। यू असल में कई बार धोखा दे जाता है भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो सेम है, ये भी यू है और ये भी यू है।
तो फिर बच्चे लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम क्या माने, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अरे भाई, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनकी शक्लें देखकर मत पहचानो। कैसे पहचानो? ये देखकर कि क्या टेंस बताने वाली जो क्रिया है, जो वास्तव में वाक्य में जो टेंस बताने वाली जो क्रिया लगी होती है, उसके पहले अगर रखा है यू तो सब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद रखा है यू तो ऑब्जेक्टिव केस है। ओके, इसी प्रकार से ये भी जब क्रिया से पहले रखा होगा दाओ तो ये सब्जेक्टिव केस है, और इसके बाद जब ये उधर जाएगा, ये दाओ ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो दी हो जाता है। कुछ लोग उसे थी भी बोलते हैं, वो भी हो जाता है, और उसका जब पजेसिव की हम बाद में बात करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं ही, सी, इट, दे और वन। इन सभी शब्दों को आपने सुना जरूर होगा। तो भाई यही बात इनके साथ भी लागू होती है। अगर क्रिया से पहले रखे जाएंगे तो ये इन रूपों में रखे जाएंगे। अगर इन्हीं की आवश्यकता हमको क्रिया के बाद पड़ती है, क्रिया के बाद हम इनको रखते हैं, तो इनकी रूप बदल जाते हैं, है ना। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट भी इट ही बना रहता है, और वन बना रहता है, और दे देम हो जाता है। जरा गौर करिए, दे देम हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया से पहले वाला केस सब्जेक्टिव केस है और क्रिया के बाद वाला केस ऑब्जेक्टिव केस है। और ये प्रोनाउंस, ये वाले सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस हमेशा क्रिया से पहले रखे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस हमेशा क्रिया के बाद रखे जाते हैं। अब एक चीज समझनी आपको रह गई, और वो क्या है भाई, जरा गौर करें, वो है पजेसिव केस। तो आइए जल्दी से हम उस पजेसिव केस को भी, तो पजेसिव केस की हिंदी क्या होती है पहले ये जान लो। पजेसिव का मतलब अधिकार, पजेशन माने अधिकार, और पजेशन से ही बना है पजेसिव, अधिकार सूचक। ओके, तो अधिकार सूचक, जैसे मैं अगर अपना अधिकार किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर प्रकट करूंगा, तो अपना अधिकार प्रकट करने के लिए मैं अर्थात बोलने वाला यानी फर्स्ट पर्सन उस व्यक्ति को क्या बोलेगा, माई या माइन बोलेगा। ओके, ऐसे ही अगर वी बोलेगा अपना अधिकार प्रकट करने के लिए तो अवर बोलेगा या अवर्स बोलेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से यू, तुम अपने घर जाओ, तो घर पर अधिकार किसका, तुम्हारा, है ना। तो तुम्हारा अधिकार घर पर है तो मैं यही कहूंगा गो योर होम, योर लगाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना। तुम अपने घर, मैं अपने घर, आई गो टू माई हाउस, मैं ये बोलूंगा। ठीक है ना। तो सभी का अधिकार यानी किसी न किसी वस्तु पर जब अधिकार प्रकट होता है तो वो अधिकार सूचक शब्द होते हैं। अच्छा, इनका प्रयोग कहां पर होता है वाक्य में? भैया ये वाक्य वही कौन सा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस अदर। मैंने अभी आपको ये बताया था। अब आप कहेंगे सर जैसे आपने ये बता दिया कि क्रिया से पहले ये और क्रिया के बाद ये, तो आप ये भी बता दीजिए कि इनको कहाँ रखेंगे। तो बी कूल, अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इनका प्रयोग हम वाक्य में कहीं भी कर सकते हैं, यानी ये सब्जेक्टिव केस में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में भी आते हैं, यानी वाक्य में ये हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है ना। बस आपको पहचानना कैसे है, पहचानना सिंपल सी बात है कि जैसे हम कोई एक सेंटेंस लिख देते हैं। सेंटेंस मैंने कहा क्या, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है ना, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। तो देखिए जरा इस माई से क्या होता है कि मेरा अधिकार मेरे काम पर प्रकट हो रहा है ना। इस तरह से ये माई वास्तव में पजेसिव केस का प्रोनाउन हो गया। अब इसी तरीके से ये कहीं भी, ये क्रिया के बाद रखा हुआ है ना, ये कहीं भी आ सकता है, सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। जैसे कह दिया जाए माई सिस्टर इज अ लायर, इज ए लायर। अगर ये लिख दिया गया तो क्या हुआ, देखिए यहां पर बहन है और इस माई नामक शब्द से बहन पर अधिकार प्रकट हो रहा है। किसका, मेरा। किसकी बहन है, मेरी बहन है। तो फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर का अधिकार प्रकट हो रहा है सिस्टर पर, और किस शब्द से प्रकट हो रहा है, माई से। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए योर सिस्टर इज अ लायर, क्या बोल दिया जाए, योर सिस्टर,
तो अब इस सिस्टर पर किसका अधिकार प्रकट होने लगा? तुम्हारा। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? आप सुन रहे हो ना मेरी बात? तो आपका अधिकार प्रकट होने लगा। आपकी सिस्टर है अब वो, है ना। इसी प्रकार हम कह देते हैं उसकी सिस्टर, तो हिज सिस्टर हो जाएगा। उसकी बहन हिज सिस्टर हो जाएगा। ओके, तो ये पजेसिव केसेस होते हैं। एक चीज आपको और परेशान कर रही होगी, सर ये माई और माइन ये दो क्यों हैं, और माई का प्रयोग कब और माइन का प्रयोग कब होता है? इस चीज को समझने के लिए बस 5 मिनट आपको और देखना है। तो जरा ध्यान। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई क्या कि माई या वहां पर कहीं भी अवर भी हो सकता है, योर, दाई, ये सब इनके लिए। अगर उसकी सिस्टर है, किसी लड़के की है तो हिज सिस्टर कह देंगे, किसी लड़की की बहन है तो हर सिस्टर बोल देंगे, हर सिस्टर बोल देंगे। ठीक है ना। अच्छा, दे अगर उनके बहुवचन में उनके स्कूल में, सो इन दियर स्कूल हम बोलेंगे, उनके स्कूल में, इन दियर स्कूल बोल देते हैं। तो ये पजेसिव केसेस मीन्स अधिकार सूचक शब्द या अधिकार प्रकट करने वाले प्रोनाउंस। अब यहां पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि ये माई और माइन, हम माई का प्रयोग कहाँ करेंगे और माइन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो इसी बात को आप 5 मिनट में समझ लें, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो हमने केवल यहाँ पर पजेसिव केस के प्रोनाउंस को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और अब इन्हीं से कुछ हम एग्जाम्पल्स बनाते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि माई का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और माइन का प्रयोग इसी प्रकार से देख रहे हैं आप सभी के 2-2 सेट्स हैं, माई, माइन, अर, अर्स, योर, योर्स, दाई, दाइन। ओके, इस तरीके से सबके अपने अपने पेयर्स हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हर का हर्ष होता है, हर्ष ये भी होता है। लुक, हर और हर्ष, जैसे इसका जोड़ा है ना, अर एंड अर्स, योर एंड योर्स, ये इसका पेयर है। बस केवल हिज में अकेले पेयर नहीं होता है, हिज को और इस तरीके से लगा करके एपॉस्ट्रोफी और ये नहीं किया जाता है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। हिज के ऊपर एपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाकर और हिजेस नहीं करते हैं, बाकी सब में करते हैं। ओके, आइए जरा इनको देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे कर लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि इनका प्रयोग आपको कैसे करना है, कैसे आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, सावधानी के साथ इनका प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कह दिया जाए दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ओके, यहां पर देखते हैं ये मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। ऑलराइट, यहां पर आपने माई लिखा। अब जरा सोचो, क्या माई के बाद अगर बुक नहीं है तो क्या आप माई का प्रयोग कर सकते हो? चलिए हम यहां पर मिटा देते हैं, ये लीजिए मिट गया। अब माई के बाद यहां पर बुक नहीं, तो क्या ये सेंटेंस सही है? दिस इज माई, यह मेरा है। अगर आपको यह कहना है कि यह मेरा है, कई बार आप बोलते हैं यह किताब मेरी है, और किसी ने पूछा हुज बुक इज दिस, तो आप बोलते हैं यह मेरी है हिंदी में। तो यह मेरी है का ट्रांसलेशन आप क्या बनाओगे? दिस इज माई? नो, माई नहीं बनाएंगे आप। ओके, क्यों? क्योंकि माई के बाद एक नाउन का होना अनिवार्य है। ऑलराइट, अच्छे से समझिए, जहां कहीं भी ये पजेसिव केस होगा, यानी ये वाले माई, और, योर, दाई, ठीक है ना, हिज, हर, दियर, ये दियर, ये जहां कहीं भी होंगे तो अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ यानी इनके बाद में एक नाउन अवश्य आएगा। ठीक है ना। और जब यहां पर नाउन आ जाएगा, लुक माई, तो अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, प्रोनाउन नहीं रहा, क्योंकि प्रोनाउन की परिभाषा क्या है, जरा गौर से सुनिए। प्रोनाउन की परिभाषा है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस माने के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, नाउन के साथ नहीं। हियर दिस वर्ड इज विथ द नाउन, ये नाउन के साथ में है। ऑलराइट, तो ये प्रोनाउन नहीं रहा, ये क्या बन गया भाई? ये एडजेक्टिव बन गया। ओके, आप देखेंगे अरे ये एडजेक्टिव है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये तो प्रोनाउन है। जी नहीं, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एक्चुअली एडजेक्टिव है। और इससे पहले ये बुक से पहले लगा हुआ है ना। प्रोनाउन आएगा तो फिर उसके साथ नाउन नहीं आएगा, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसकी परिभाषा क्या है? नाउन, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के
स्थान पर प्रयोग किया जाता है, न कि नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। ओके, तो फिर ये एडजेक्टिव है, क्वालिफायर इसको बोलते हैं। ओके, और ये पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। पजेसिव यानी अधिकार सूचक, के अधिकार प्रकट कर रहा है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है। तो फिर इसका प्रोनाउन क्या है? अच्छा, तो उसी बात पर आ जाते हैं। यह हुज पेन इज दिस, किसी ने पूछा, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया सर ये मेरा है, तो वो क्या बोलेगा? सर इट इज़ माई? नहीं, वो इट इज़ माई नहीं बोलेगा। जब सिर्फ मेरा के बाद में नाउन ना हो तो फिर क्या करेंगे? सर इट इज़ माइन। वो क्या बोलेगा? सर इट इज या इट्स, इट इज, पूरी क्रिया लिखते हैं, इट इज माइन, यह मेरा है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। यदि आपको मेरा के बाद, मेरा नाम का जो वर्ड है उसके बाद अगर आप नाउन को प्लेस करते हैं तो फिर आप ये लगाइए, माई लगाइए, अवर लगाइए, योर लगाइए, ठीक है, ताई लगाइए, ये वाले वर्ड्स लगाइए, है ना। और अगर इनके बाद ये नाउन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज माइन, ये बोलेंगे आप। ओके, अब आपको अंतर समझ में आ गया। ऐसा ही हर एक के साथ में आपको करना है। और जैसे ये हमारा स्कूल है, अगर आपको बोलना है सो दिस इज आवर स्कूल, ये बोलेंगे आप, ठीक है ना। ये जैसे ये हमारा स्कूल है, और अगर आपने कह दिया दिस स्कूल इज आवर स्कूल, अगर आप ये बोल रहे हैं ये हमारा स्कूल है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए यह स्कूल हमारा है, अगर ये आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? दिस स्कूल इज, अब अवर नहीं बोलेंगे भाई, ओके, क्योंकि अवर पर जिसका अधिकार हो रहा था वो तो इधर चला गया, तो अब अवर के बाद स्कूल नहीं लिखेंगे। दिस स्कूल इज अवर स्कूल, ये नहीं बोलेंगे। ओके, हमें सिंपली बोलना है दिस स्कूल इज आवर्स, ये एस लगा दें। क्लियर ना? ऐसा ही सबके साथ करना है, सबके साथ करना है आपको। उनके स्कूल तो देयर स्कूल, और अगर कह दिया जाए उनका, ये वह स्कूल उनका है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट कॉलेज बिलोंग टू देयर्स, ये बोलेंगे। दैट कॉलेज, यह विद्यालय या यह कॉलेज उनका है। सो दिस कॉलेज बिलोंग टू देयर्स, ये वाला देयर्स लगाएंगे आप, उनका है। बहुवचन में आप देयर और देयर का प्रयोग करते हैं। ओके, इसी तरह से योर और योर्स का प्रयोग करते हैं। यह पुस्तक तुम्हारी है, सो दिस बुक इज योर्स, आप ये बोलेंगे दिस बुक इज योर्स, ऐसे बोलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आज इस वीडियो में केवल प्रोनाउंस के बारे में मैंने बताया है। अभी प्रोनाउंस 10 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताने के लिए मैं प्रोनाउंस एक काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा उसमें। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक्स में आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे। शॉर्ट ट्रिक प्राय वो लोग देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स, देयर इज़ नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। ओके, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस के लिए। सक्सेस के लिए हमको लॉन्ग वे पे ही फॉलो करना पड़ता है, यानी हमें लंबे रास्ते पर हमें डीप स्टडी करनी है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ओके, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी शॉर्ट वीडियो फ्रॉम मी, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स डीपली सो दैट यू मे बी एबल to improve or to have a comprehensive knowledge on each and every topic. So आज के लिए इतना। मैं आपसे विदा लेने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तुरंत ही बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद बेल आइकन को दबा करके और ऑल नोटिफिकेशंस को आप सेलेक्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके साथ ही साथ कमेंट्स जरूर करिए, और अपने डाउट्स उन कमेंट्स पर आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।